Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and today we are starting with a very new subject economics. हमने already 9th और 10th में economics पढ़ा है but there is a very big difference between what you study in class 9th and 10th economics and what you are going to study now in 11th and 12th economics. 11th की इकोनॉमिक्स में आपको दो सब्जेक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. इसमें आप पूरी इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. एक स्टोरी की तरह इंडियन इकोनॉमी को समझेंगे तो आपको एग्जैक्ट सिनेरियो पता चलेगा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक्चुअली कैसे वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, किस किस चीज़ में काम करनी है. Today we are starting with the very first chapter Indian economy before independence. Independence के पहले that means colonial British rule में Indian economy कैसी थी. This is the first part in which we will understand कि ब्रिटिश के आने के टाइम पे क्या चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में और ब्रिटिशर्स के होते होते इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो क्या था. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आए कैसे इंडिया में. ये इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए. जब स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी. क्या थी? एक ट्रेडिंग कंपनी थी. इस कंपनी ने क्या किया? ये कंपनी बेसिकली इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ ट्रेड करने आई थी. क्या क्या उस टाइम इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट था? इंडिया में टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडिगो वर्क, स्पाइसेस, फार्म्स, ये सारी मेजर चीज़ें थी. इंडिया को उस टाइम गोल्डन बर्ड बोलते थे बिकॉज वो हर एक चीज़ में क्या करता था? बहुत ज़्यादा एक्सेल करता था. तो ईस्ट इंडियन कंपनी आई ब्रिटिशर्स की और उन्होंने क्या किया? उन्होंने टेक्सटाइल्स में काम करना, ट्रेड करना, इंडिगो में ट्रेड करना, स्पाइसेस में ट्रेड करना शुरू किया. धीरे धीरे जब वो ट्रेड करने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ ट्रेडिंग से ज़्यादा बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल है जो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छा है. और इंडियन बहुत नाइव है, उनको नहीं पता है कि उनके पास क्या कैसी सिचुएशन है. तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ एक कॉलोनी हम बना सकते हैं फॉर आर बेनिफिट. जैसे ही उन्होंने ये बिज़नेस को इतना एक्सपैंड होते देखा, धीरे धीरे वो बिज़नेस से आगे बढ़े और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया के अंदर इंडिया का पॉलिटिक्स देखना और इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन देखना शुरू किया. वो इन दोनों में भी क्या करने लगे? अपने इन्वॉल्वमेंट लाने लगे. जैसे ही जैसे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट आया, ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अब इज़ द राइट टाइम कि मैं यहाँ पे छोटे-छोटे पार्ट्स अपने थ्रू लेता जाऊँ. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? तो ब्रिटिशर्स ने किया अटैक. 1757 में एक अटैक किया और 1764 में एक अटैक किया. 1757 में जो अटैक हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लासी, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल जिसके थ्रू इंडिया में घुसा है ईस्ट इंडिया कंपनी. इस बैटल में क्या हुआ? इस बैटल में बंगाल के राजा को क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने हरा दिया. 1757 में कौन सा हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ पे बंगाल के राजा को हरा दिया हमारी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी में. फिर 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर. इस बक्सर वाले में क्या हुआ? इसमें बहुत सारे स्टेट्स साथ में आए. बिहार जैसे स्टेट्स क्या हुए? सब साथ में आके हमला किया ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडियन कंपनी में इसको हराने के लिए. बट अगेन ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर भी जीत लिया. इन दोनों को जीतने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया. उन्होंने इंडिया के अंदर अपना काम शुरू किया. क्या किया? वेस्ट बंगाल को जीता, बिहार को जीता, ओडिशा को जीता. इन सब से वो रेवेन्यू लेने लगे. क्या लेने लगे? रेवेन्यू लेने लगे. तो उन्होंने क्या किया? ये सारी जगह में डिफीट किया तो इन सारी जगहों से पैसा लेने लगे और इन सारी जगहों पे पॉलिटिकल पावर होल्ड करने लगे. धीरे धीरे यही चीज़ बढ़ती गई और ईस्ट इंडियन कंपनी अंडरस्टूड कि इस एक चीज़ से हमने क्या किया है? हमने इंडिया को बहुत अपने कंट्रोल में कर लिया है. फाइनली 1800s में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी हटी और सीधे ब्रिटिश क्राउन का क्या मतलब हुआ? ब्रिटिश में क्या होती है? मोनार्की होती है. ब्रिटिश में हमेशा एक क्या होती है? क्वीन होती है. तो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली. ब्रिटिश रूल इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया.
कोई भी दिक्कत कि एक्चुअली इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू स्लाइड्स एंड देन वी विल सी कि ब्रिटिशर्स जब आए, जब इंडियन पूरी इकोनॉमी कंडीशन क्या चल रही थी और वो कैसे और खराब होने वाली थी। ओके, सो सबसे फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट अराइवल ऑफ ब्रिटिश, सबसे पहले ब्रिटिश आए कैसे। The British came to India in 1600s as traders through East India Company. East India Company के traders बन के British आई 1600 में। Their initial aim was to engage in trade. सबसे पहला काम उनका यही था कि वो ट्रेड में इन्वॉल्व हो, जैसे कि किस किस में, स्पाइसेस में, क्योंकि मसालों में इंडिया बहुत अच्छी थी, टेक्सटाइल्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में एंड इंडिगोज में। कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ? इसी के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली दे बिगैन इंटरफेयरिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। धीरे धीरे वो इंडिया की पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड करने लगे खुद को और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी। फिर पॉलिटिकल पावर को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने क्या किया? दो बैटल लड़े। कौन कौन से? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, जो क्या हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब को जिसमें हरा दिया। सेकेंड वॉज इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश डिफीटेड द कंबाइंड आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर्स की कंबाइंड आर्मीज को हराया। जैसे ही ये सिचुएशन आई, क्या हुआ? पॉलिटिकल पावर हाथ में आ गई ब्रिटिश की और ब्रिटिश ने तुरंत यूज किया और क्या किया? दीज विक्ट्रीज गेव ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स इसका मतलब है रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसको मिल गया? यहाँ पे ब्रिटिशर्स को मिल गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू दीवानी राइट्स को ये फॉलो करने लगे और उसके थ्रू लोगों से पैसा कलेक्ट करने लगे। रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करने लगे। क्या बोलते हैं इसको? मत भूलना टर्म दीवानी राइट्स। क्या हुआ इन दोनों के बाद? इनको दीवानी राइट्स मिल गए। ऐसे कर करके क्या हुआ? हमारा फॉर्मेशन हो गया ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर का। ओवर द टाइम ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके उन्होंने अपना क्या हुआ? कंट्रोल बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया? थ्रू वॉर्स एंड ट्रीटीज। वॉर्स एंड ट्रीटीज मतलब जैसे बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया, वैसे ही बहुत सारे बैटल्स में अलग अलग इंडियन आर्म्स को डिफीट करके, पॉलिटिकल पावर होल्ड करके, दीवानी सिस्टम लगाकर, उनसे टैक्सेस लेके मोस्ट ऑफ द क्या किया? अपना कंट्रोल हर जगह इंडिया में एक्सपेंड कर लिया। सेकेंड, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। रिलीजन्स पे डिवाइड करके, हिंदू मुस्लिम्स पे डिवाइड करके, कास्ट पे डिवाइड करके इंडियंस को यूनाइटेड नहीं रहने दिया और इस चीज़ पे उनके लिए रूल करना हम लोगों को ईजी हो गया। जैसे ही हम एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं थे, इट वॉज वेरी मच ईजियर फॉर ब्रिटिशर्स टू टेक कंट्रोल ऑन ईच ऑफ अस। एंड लास्ट, थ्रू सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है? कि ब्रिटिशर्स ने लोगों से बोला कि हम आपको कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं देंगे, ना ही हम आपको मारेंगे, आपको जैसे रहना है आप रहो, अंडर द कंडीशन कि आप हमें फॉलो करोगे, आप हमारे अगेंस्ट रिबेल नहीं करोगे। दिस इज अ सब्सिडरी अलायंस कि यहाँ से ब्रिटिशर्स उनको एक्सटर्नल थ्रेट ना देने के लिए बोल रहे हैं और साथ में इंडियंस वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेंटली, फाइनेंशियली एंड पावरफुली उन्होंने क्या किया? सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना ग्रोथ, अपना एक्सपेंशन इंडिया में इवेंचुअली बढ़ा लिया। कोई डाउट? ठीक है। इन 1858 आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1858 में ब्रिटिश क्राउन, दैट मीन्स द मोनार्क ऑफ ब्रिटिश, जो भी मोनार्क था, टुक डायरेक्ट कंट्रोल एंडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई और डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनी क्या करा? ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। कोई भी डाउट कि ब्रिटिशर्स कैसे आके क्या किया? नो डाउट। अब इस टाइम हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली क्या चल रहा था और आगे कैसे चलता। जब ये सिचुएशन आई तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी दिक्कत थी। फर्स्ट दिक्कत थी लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। हर इंसान कितना पैसा साल का कमा रहा है वो बहुत कम था। इतना कम था कि पूरे साल में वो जो कमा रहा था वो उसके बेसिक नीड्स के लिए भी पूरा नहीं हो रहा था। बेसिक नीड्स मतलब योर क्लोथिंग, योर एजुकेशन, योर फूड, योर फ्यूल, योर इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक यूटिलिटीज। इतना भी पैसा नहीं आ रहा था इंडिया में हर इंसान के पास कि वो पॉवर्टी से बाहर रह पाए।
सेकंड ऐसी दिक्कत जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वाज आवर नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम में कोई इंक्रीज नहीं था, कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा था हमारी नेशनल इनकम में। ये दूसरी दिक्कत आई। थर्ड दिक्कत क्या आई कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन थी। 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज अंडर एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के लिए ज़मींदारी सिस्टम अप्लाई करना, इतने सारे अलग टैक्स रेवेन्यूज अप्लाई करना क्या हुआ, बहुत इजी हो गया फार्मर्स के ऊपर। सो जो बेसिक और बहुत बड़ी इशू हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल ने की वो क्या थी, एग्रीकल्चर इश्यूज थे। सेम उसने जो एग्रीकल्चर में इश्यूज लाए वही सेम इश्यूज अपनी इंडस्ट्रीज में भी लाए। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज में हमारा मेजर काम क्या था, हैंडीक्राफ्ट्स का काम था। बट ब्रिटिशर्स सिर्फ उस चीज पे फोकस कर रहे थे कि उनके लिए कौन सा काम अच्छा है, उन्हें किस काम को ब्रिटिश तक लेके जाना है। राइट, तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स को या ऐसे किसी भी काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनका डेवलपमेंट रोक दिया, और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो इंडिया के थे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मार्जिन से क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए। इन सब के साथ जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हर एक इकोनॉमिक इशू चल रहा है तो सबसे मेजर इम्पैक्ट किस चीज़ पे पड़ेगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल में पड़ेगा। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट बिल्कुल बंद कर दी। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट कम हो गया, डेथ रेट बढ़ गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया, टोटल लिटरेसी रेट कभी बढ़ा ही नहीं। हर एक चीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई, डेथ रेट बहुत बढ़ गया, सारी इश्यूज आए। क्यों? क्योंकि मेडिकल सिचुएशंस भी उन्होंने कुछ अच्छी नहीं करी हुई थी। कोई भी डाउट कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत लाए ब्रिटिशर्स? लेट्स सी देम ऑल वन बाय वन। सबसे फर्स्ट इज योर लो पर कैपिटा इनकम। क्या है फर्स्ट? लो पर कैपिटा इनकम। एस्टिमेट्स बाय इकोनॉमिस्ट लाइक दादा भाई नारोजी को आप सब जानते होंगे, VKRV राव को भी आप सब जानते होंगे, RC देसाई, बहुत बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इकोनॉमिस्ट हैं ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में। और नॉट ओनली इकोनॉमिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत हद तक इंडियन इकोनॉमी को संभालने की कोशिश की है during the time of independence. So these economists like Dadabhai Naoroji, they suggested that average annual income per person was extremely low. एक average जो annual income हर इंसान की होनी चाहिए वो बहुत कम थी। मुश्किल से 200-250 रुपए कमाता था पर इंसान एवरेज, अगर आप देखा जाए, जो आपकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए नहीं है। इट वॉज अराउंड 230 रुपीज टू 260 पर ईयर, विच वॉज नॉट इनफ फॉर योर बेसिक नीड्स। ना ही आप उसमें फूड, ना ही एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथिंग, अपनी बेसिक यूटिलिटीज कुछ भी पूरी नहीं कर पाते। वेरी क्लियर। सेकेंड इशू हमने देखा, हमारी नेशनल इनकम में नो ग्रोथ इन आर नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम ने बिल्कुल बढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इंडियाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टैटिक फॉर डेकेड्स। सालों सालों तक, डेकेड्स मतलब सालों सालों तक क्या हुआ, वो स्टैटिक ही रही, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ। देयर वाज नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टोटल इनकम। हमारी इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ी ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, वो सब ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल बंद कर दिया था। थर्ड वॉज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है। अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग। मोस्ट ऑफ देम वर डिपेंडेंट ऑन सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ क्यों इशू आया, बहुत मेजर फेमाइन आया, बहुत मेजर अनएम्प्लॉयमेंट आया। क्यों? क्योंकि हम सब लो प्रोडक्टिविटी का यूज़ कर रहे थे, ना ही अच्छे सीड्स, ना ही अच्छी मशीन्स, ना ही कोई अच्छा रॉ मटेरियल। हम सारी क्या कर रहे थे, पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं था, जिसकी वजह से हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी कम हो गई, लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा, स्टारवेशन हो गया, और मेजर मेजर फेमाइंस इंडिया ने देखे ब्रिटिश रूल के अंदर। Around 75% of the population was involved. Agriculture method were outdated, like low productivity और frequent farm times, बहुत ज़्यादा farm time देना, low productivity होना, और बिल्कुल outdated चीज़ें। नेक्स्ट इज योर निग्लेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्यों कम हो गई? क्योंकि जिस काम पे ब्रिटिश को जरूरत थी उन्होंने सिर्फ उसी पे फोकस किया। द ब्रिटिश डिस्करेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, आगे नहीं ले गए, बिल्कुल डिक्लाइन करवा दिया। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइंड ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप ब्रिटिश इम्पोर्ट। क्या करते थे? इम्पोर्ट करते थे चीप ब्रिटिश
गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट करते थे, यहाँ का जो अच्छा हैंडीक्राफ्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। सब कुछ बाहर से इंपोर्ट होने लगा जो चीप था, और यहाँ से पूरा पैसा ब्रिटिश जाने लगा। देखा क्या किया उन लोगों ने? Then there was no development of capital good industries which are essential for economic growth. हर टाइप की मशीनरी बनना, हर टाइप के एसेट्स बनना बंद करवा दिया, जो कि कैपिटल ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल गुड्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपको डिफेंस में भी काम आते हैं, हर टाइप के आउटडेटेड चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए काम आते हैं, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब बंद करवा दिया तो क्या हुआ? डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से बहुत थंडर कर गई, रुक गई। नेक्स्ट इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब जब ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम कहीं काम कर पा रहे हो, तुम भूखे मर रहे हो एग्रीकल्चर की वजह से, तो डेफिनेटली गरीबी भी आएगी और हंगर भी आएगा। A large part of the population was malnourished, illiterate and unemployed. काम नहीं था क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर थी वो क्या हुई, किसी काम की नहीं बची, और एजुकेशन उन्होंने बिल्कुल ड्रॉप कर दी। जैसे ही एजुकेशन ड्रॉप की, उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, तो स्टारवेशन, बेसिक फेमाइंस और मैल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कतें आईं। रूरल एरिया suffered the most due to land exploitation of जमींदार्स एंड मनी लैंड। जितने लोग गांव में रहते थे, जो खुद को ऐसे भी पैसा नहीं कमा पा रहे थे, एग्रीकल्चर में कोई काम नहीं कर रहे थे, उनकी ज़मीनों पे रेंट लगाकर, उनकी ज़मीनों पे टैक्स लगाकर ज़मींदार सिस्टम से अलग अलग मनी लैंडर्स ने जो बचा कुचा उनके अंदर था वो भी खत्म कर दिया। वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज योर लैक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा बहुत कम हो गया। इट इंडिकेट्स लाइक लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ फैसिलिटीज वर एक्सट्रीमली पुअर। पूरी कंट्री में सिर्फ 16% लिटरेसी रेट था। कैन यू इमेजिन? मतलब 84% ऑफ पीपल इन इंडिया वर इलिटरेट, उनको पढ़ने लिखने मिल ही नहीं रहा था। ओनली 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज कंसिडर्ड टू बी लिटरेट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो गई थी। आप सिर्फ 32 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रख रहे हो, नाउ इट इज 64-69 ईयर्स। 32 ईयर्स आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, कि एवरेज कोई इंसान कितने साल जिएगा? 32 ईयर्स जिएगा। इतनी बुरी हेल्थ कंडीशंस, इतनी बुरी मेडिकल फैसिलिटीज थी इंडियंस के लिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया, 2018 पर 1000 बेबी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है कि 1 साल या 1 साल से छोटे बच्चे जो अपनी बर्थ के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, पर 1000 में से 200 बच्चे मर रहे थे। तो मतलब बिल्कुल भी क्या था, मैल न्यूट्रिशन के लिए, प्रॉपर फीडिंग, प्रॉपर फैसिलिटीज के लिए बच्चों के पास कुछ भी नहीं था। वेरी वेरी क्लियर। जल्दी से रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या देखा? आज हमने सबसे पहले देखा कि इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स का क्या रूल था। ब्रिटिशर्स सबसे पहले इंडिया कैसे आए? ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स बन के आए थे, जिनको स्पाइसेस में, इंडिगो में, हैंडीक्राफ्ट्स में और टेक्सटाइल्स में इंडिया के साथ ट्रेड करना था। बट जब उन्होंने यहाँ आके इंडिया की सिचुएशन देखी, तो उन्होंने अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व करना शुरू किया, जिसके बाद बैटल ऑफ प्लासी 1757 और 1764 बैटल ऑफ बक्सर, दोनों ब्रिटिशर्स जीत गए और इंडियंस हार गए। जैसे ये हारे, उनको दीवानी राइट मिल गया, जिसकी वजह से वो टैक्स लगाने लगे लैंड्स पे और टैक्स कलेक्ट करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे बहुत वॉर्स किए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाई और सब्सिडरी अलायंस लगाया, और पूरे इंडिया में अपनी पावर को एक्सपैंड कर दिया। इस हद तक एक्सपेंड कर दिया कि 1857 में ब्रिटिश क्राउन खुद आके पूरी मुनार के यहाँ रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया को डिफाइन कर दिया। इस पॉइंट पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत खराब थी, पर कैपिटा इनकम ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ख़त्म कर दी, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। नेशनल इनकम में डेकेड्स तक कोई ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर, हमारी मॉडर्नाइजेशन सब खत्म कर दी। एग्रीकल्चर में इशू लाए क्योंकि 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज इन एग्रीकल्चर, जहाँ पे उन्होंने ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया, जहाँ पे कुछ भी अपडेटेड नहीं था, सब आउटडेटेड था, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ। और क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द कंट्री गॉट अनएम्प्लॉयड, इलिटरेट एंड इन द हंगर।
हंगर में जाने के बाद इसके बाद इंडस्ट्रीज़ में भी सेम हाल था, हैंडीक्राफ्ट जैसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ इंडिया के बंद हो गए, सारी चीप चीज़ें ब्रिटिश से इम्पोर्ट होने लगी और इंडस्ट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड आया और पॉवर्टी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस हद तक पॉवर्टी बढ़ गई कि लोगों के पास खाने-पीने कुछ नहीं था, चाहे वो रूरल एरियाज़ के हों, चाहे अर्बन एरियाज़ के हों। इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आई, लिटरेसी रेट कंट्री में सिर्फ 16% रहा, 32 ईयर्स जैसी कम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई और 218 बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से मरने लगे। ये पूरी कंडीशन थी जब ब्रिटिश रूल अंदर आया। In the coming parts, we will understand each of the sector one by one and we will see कि ब्रिटिशर्स ने कैसे हर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया है। Very clear with the introduction. Let's see the assessments and revise what all we have done. Question number first. What was the primary motive of British colonial rule in India? British colonial rule का primary motive क्या था? To develop India's economy. जो भी हमने पढ़ा उसमें से इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट था कहीं? नहीं था, सो नो। टू एक्सप्लॉयट इंडियाज रिसोर्सेज फॉर ब्रिटिश बेनिफिट, ब्रिटिश के बेनिफिट के लिए इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना, यही किया है ब्रिटिशर्स ने। तो आंसर वुड बी बी। आगे के भी पढ़ते हैं। टू प्रमोट इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, सिर्फ अपने चीप इंपोर्ट्स करते थे इंडिया में, सो नो। टू इम्प्रूव इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया ही नहीं, बिल्कुल रोक दिया, जिसकी वजह से पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट में दिक्कत आई। So your answer would be B. The primary motive was to exploit India's resources for the benefit of Britishers. Okay, let's see the next question. Question number second. What was the status of India's economy during British rule? क्या था Indian status? डेवलप्ड इकोनॉमी थी क्या? नहीं थी। डेवलपिंग इकोनॉमी थी? नहीं थी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। हर तरीके से क्या हुआ था, हमारे डेवलपमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। हमारे पास ना एम्प्लॉयमेंट बची थी, ना मनी बचा था, ना कुछ खाने को बचा था, ना कोई एसेट बचा था, ना ही कोई रिसोर्सेज बचे थे। जिस तरीके से किसी कंट्री की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर सकते थे, कॉलोनियल रूल ने इंडियन इकोनॉमी को वैसे एक्सप्लॉइट किया। तो योर आंसर वुड बी सी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। Next question, question number third. Which sector dominated the Indian economy during British rule? सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर था? एग्रीकल्चर सेक्टर था, फार्मिंग सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन वॉज इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। सेकेंडरी इज योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी इज योर सर्विस सेक्टर, ऑर्गेनाइज इज योर कॉर्पोरेट सेक्टर। सो योर आंसर वुड बी ए, प्राइमरी सेक्टर. Okay, this was all for today. I hope you understood it. Let's keep following for the coming parts. Thank you so much.